नमस्कार दोस्तों, वीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीएम क्लासेस आज आप सभी के लिए लेकर आया है विज्ञान की क्लास। साइंस की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए पूछे जा रहे हैं और फोर्थ ग्रेड के लिए जो 20 क्वेश्चन आने हैं वो इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको हूबहू मिलने वाले हैं। तो एंड तक पूरी क्लास को एक एक क्वेश्चन को व्याख्या सहित आराम से देखिए, ताकि ये जो आपके 20 क्वेश्चन हैं आराम से क्लियर हो सकें। तो आपको देखने को मिलेंगे 20 जो क्वेश्चन है हूबहू इसी क्लास में से देखने को मिलेंगे। एक ही क्लास में पूरे की पूरी साइंस के जो टॉपिक है वो आपके इसके अंदर कवर किए गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी के पास ये क्लास पहुंच सके और सभी को इसका लाभ मिल सके। तो लास्ट तक क्लास के साथ बने रहिए। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं इन्हीं 20 क्वेश्चनों के साथ। 20 क्वेश्चन आपको हूबहू मिलेंगे। तो देखिए आज की क्लास का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? देखिए क्या होती है, कोशिका होती है। आप सभी को पता है कि कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका से ही शरीर का निर्माण होता है। देखिए सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। और कोशिका से यदि दो या दो से अधिक कोशिकाएं यदि मिल जाएं तो किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? उत्तक का। और यदि उत्तक यदि मिल जाएं, दो या दो से अधिक उत्तक मिल जाएं तो किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। और अंग यदि मिल जाएं तो वो किसका निर्माण करते हैं? तंत्र का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि दो या दो से अधिक कोशिकाओं के मिलने से किसका निर्माण होता है? उत्तक का। और उत्तकों के मिलने से अंग का, अंग से मिलने से तंत्र का। आप सभी को पता है कि एक अंगुली क्या है? एक अंग है। अंगुली क्या है? एक अंग है। तो अंग किससे मिलकर बना है? उत्तकों से मिलकर बना है। अंगुली मिल गई, हाथ मिल गया, हाथ क्या एक अंग है। तो हाथ से मिलकर एक किसका निर्माण होता है? तंत्र का। जिस प्रकार से हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। ये जो तंत्र है किससे मिलकर बना होता है? अंगों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? अंगों से मिलकर बना होता है। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिकाओं से मिलकर किसका निर्माण होता है? उत्तक का। और उत्तक से मिलकर किसका निर्माण होता है? तंत्र का। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका से मिलकर उत्तक बनता है और उत्तक से अंग बनता है और अंग से किसका निर्माण होता है? तंत्र का निर्माण होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? देखिए जैफर होता है जल, और जैफर क्या होता है? जाइलम। तो ध्यान में रखना है। तो पौधों में जल का जो परिवहन है वो किसके द्वारा होगा? जाइलम के द्वारा होगा। ऑप्शन में एक फ्लोएम भी दिया होगा। फ्लोएम से मतलब होता है कि जो खाद्य जो पदार्थ होते हैं, जो खाद्य जो पदार्थ होते हैं पौधे में, जो खाद्य पदार्थ का जो परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। तो जाइलम के द्वारा किसका परिवहन होता है? जल का परिवहन होता है। तो जय से ध्यान रखेंगे, जय फॉर जाइलम और जय फॉर जल। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? देखिए जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी पौधे में, ध्यान रखना, एक तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और एक होती है श्वसन की क्रिया। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो CO2 गैस तो ली जाती है और छोटी कौन सी जाती है? ऑक्सीजन। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। यदि यहाँ पे आपसे पूछा जाए श्वसन, कि जो पौधे हैं श्वसन के द्वारा कौन सी गैस लेते हैं, तो श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन गैस तो लेते हैं और छोड़ते कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान में रखना, प्रकाश संश्लेषण की बात आती है तो CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। यदि श्वसन की बात आती है तो हम श्वसन के द्वारा, यदि हमारी यदि बात की जाए तो हम भी श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन गैस लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। वही सेम प्रोसेस
पौधों के अंदर होती है श्वसन की क्रिया में। यदि प्रकाश संश्लेषण का पूछे तो हमारा विपरीत है, श्वसन का पूछे तो हमारे सेम होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो क्या होती है? यकृत ग्रंथि होती है, जिसको क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। अग्नाशय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। जो कहाँ स्थित होती है बताइए? अमाशय के, ये देखिए ये अमाशय होता है, अमाशय इस प्रकार से अमाशय, जिसकी आकृति कैसे होती है? जे के आकार की होती है। ऊपर वाली साइड में यहाँ पे कौन सी ग्रंथि होती है? यकृत अग्रा, ये लीवर होता है। और नीचे वाली साइड में यहाँ कौन सी ग्रंथि होती है? यहाँ होती है अग्नाशय ग्रंथि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन से विटामिन सहायक होता है? बताइए, रक्त का थक्का जो जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन के होता है? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बताइए, पेनिसिलिन की खोज जो है किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, या एडवर्ड जेनर ने, या रॉबर्ट कोच ने? तो पेनिसिलिन की जो खोज आप सभी को पता है किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। 46 को हम क्या लिख सकते हैं? 23 जोड़े लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 23 जोड़े लिख सकते हैं। या तो आए क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर 46 गुणसूत्र लिखा है, या क्या आए 23 जोड़े। नर की यदि बात की जाए, नर और मादा की, तो नर और मादा के अंदर 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो तो सेम होते हैं। 44 प्लस में जो 46 गुणसूत्र हो गए टोटल, तो 44 तो सेम हो गए। ये 44 प्लस XX यदि गुणसूत्र है तो वो क्या है? मादा है। ठीक है, यदि 44 प्लस XY है तो वो क्या होती है? नर होता है। तो ध्यान में रखना है, 44 प्लस XY मतलब कितने हो गए? टोटल 40 गुणसूत्र हो गए। ये भी कितने हो गए? 40 गुणसूत्र हो गए। तो नर के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। वो कौन से होते हैं? 44 प्लस XY होते हैं। 44 प्लस क्या होते हैं? XY होते हैं। और मादा के अंदर 44 प्लस XX होते हैं। जोड़े की बात की जाए तो 22 जोड़े प्लस में X किसके अंदर होते हैं? मादा के अंदर होते हैं। इस प्रकार से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का आंसर देखिए, 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? लड़ो या उड़ो हार्मोन मतलब कि फाइट और फ्लाइट, मतलब कि लड़ो और चले जाओ वहाँ से। ठीक है, ऐसा जो हमारे शरीर के अंदर हार्मोन होता है कि जब उस समय लड़ाई हो जाती है तो हमारा हार्मोन एक्टिव होता है और हमारे बॉडी को कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तो मतलब कि यदि लड़ाई हुई है, लड़ो और वहाँ से क्या हो जाओ? पलायन कर जाओ, भाग जाओ। तो ऐसा हार्मोन कौन सा होता है? एड्रेनालाइन होता है। कौन सा होता है? एड्रेनालाइन होता है। तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा होता है? इंसुलिन होता है। तो इंसुलिन का काम क्या होता है? जो बॉडी के अंदर जो शर्करा होती है, मीठापन होता है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है, जो कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि। तो थायरोक्सिन हार्मोन बताइए कहाँ से, कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? कमेंट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? अभी आपको बताया था कि स्टार्टिंग के अंदर जब हमने जाइलम के बारे में पढ़ा था, जैफ और जाइलम, जैफ और जल, तो जल का परिवहन तो जाइलम के द्वारा होता है। खाद्य पदार्थ या भोजन का जो संवहन है वो किसके द्वारा होगा? फ्लोएम के द्वारा होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, फ्लोएम। DNA का पूर्ण रूप क्या है?
डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? किसका नाम पूछा है? डीएनए का पूछा है। तो डी फॉर होता है, देखिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या ड्यूनल न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक। तो डी का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो, एन का मतलब होता है न्यूक्लिक, ए का मतलब एसिड। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड किसका नाम होता है? डीएनए का नाम होता है। तो बताइए आरएनए का नाम क्या होता है? आरएनए का देखिए, यदि हम इसमें से डीऑक्सी हटा दें तो वो किसका बन जाएगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड किसका नाम होता है? आरएनए का पूर्ण नाम होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, आनुवंशिकी मतलब जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आनुवंशिकी के जनक या पिता, आनुवंशिकी के जनक या पिता क्वेश्चन में आ सकता है कि आनुवंशिकी के पिता कौन है या आनुवंशिकी के जनक कौन है? चार्ल्स डार्विन है या ग्रेगर मेंडले या JBS होल्डेन या वाटसन और क्रिक है? तो आप सभी को पता है कि आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल है। तो मेंडल का जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को जन्म हुआ था और 1884 को क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आनुवंशिकी के जनक कौन है? मेंडल है। मेंडल का पूरा नाम क्या होता है? ग्रेगर जॉन मेंडल होता है। अब देखिए, आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आनुवंशिकी यदि शब्द का यदि पूछा जाए, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वो किया था बेटसन ने। किसने किया था? बेटसन ने किया था। तो आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल है। आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बेटसन ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस होती है। कौन सी होती है? स्टेपिस होती है। ये कहाँ पे पाई जाती है? ये होती है कान में। कहाँ होती है? कान में। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस होती है। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है जो सभी को दान कर सकता है। ऐसा रक्त समूह है जो सार्वभौमिक दाता कहलाता है। एक होता है AB और एक होता है O। AB जो होता है सर्वग्राही होता है, मतलब कि वो सभी से खून ले सकता है। O जो होता है वो क्या होता है? सर्वदाता होता है, तो वो सभी को खून दे सकता है। तो ध्यान में रखना, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव ब्लड ग्रुप होते हैं। O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, A पॉजिटिव, इस प्रकार पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव वाला जो ब्लड ग्रुप वाला है वो पॉजिटिव को ही रक्त दे सकते हैं और माइनस नेगेटिव वाला माइनस को ही दे सकता है। तो ये ध्यान में रखना, O पॉजिटिव वाला O पॉजिटिव को ही देगा, O पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले कोई भी पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप है उसको दे सकता है। और AB पॉजिटिव वाला जो ग्रुप है वो AB किसी से भी ले सकता है, पॉजिटिव वाले से। तो ये भी होता है कि प्लस वाला प्लस को दे सकता है और माइनस वाला माइनस को। तो आप सभी को पता है कि जो प्लस वाले ब्लड ग्रुप है वो 85% पाए जाते हैं इंडिया के अंदर। वर्ल्ड के अंदर 15% क्या है? नेगेटिव वाले हैं। तो ध्यान में रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आप सभी को पता है कि पादप कोशिका जो भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? C ऑप्शन हो जाएगा। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? मलेरिया जो परजीवी है वो मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो वो होता है प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो मलेरिया रोग के लिए कौन सा जो जीव है वो उत्तरदायी होता है? वो होता है मादा एनाफ्लीज। कौन सा होता है? मादा
एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। एक होता है डेंगू रोग। डेंगू रोग किसके काटने से होता है? एडीज मच्छर के काटने से होता है। तो ध्यान में रखना, मलेरिया रोग मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से और डेंगू रोग एडीज मच्छर के काटने से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी को कौन सा अम्ल बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है? विटामिन सी का। तो विटामिन सी की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। तो ध्यान में रखना, स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? देखिए, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। 2 आलिंद होते हैं और 2 ही क्या होते हैं? नील्य होते हैं। ऊपर वाले 2 आलिंद और नीचे वाले 2 नील्य होते हैं। नील्यों का आकार क्या होता है? बड़ा होता है और आलिंद का आकार क्या होता है? छोटा होता है। सबसे पहले जो रक्त है वो कहाँ पे आता है? बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं नील्य में, फिर पूरे शरीर में और फिर दाएं आलिंद और दाएं नील्य में। तो इधर वाली तरफ जो शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त की यदि बात की जाए तो शुद्ध रक्त जो है वो कहाँ बहता है? बाईं साइड में। कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड में। बाएं आलिंद और बाएं नील्य में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। और दाएं आलिंद और दाएं नील्य में कौन सा बहता है? राइट वाले साइड में अशुद्ध रक्त बहता है। मानव शरीर में कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु को क्या कहते हैं? मानव शरीर में कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु का क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं नेक्रोसिस। क्या बोलते हैं? सामान्य जो मृत्यु का जो कारण होता है वो क्या होता है? नेक्रोसिस होता है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखिए। नेक्रोसिस यदि रोग या चोट के कारण हो। नेक्रोसिस का मतलब होता है यदि मृत्यु रोग या किसके कारण हो? चोट के कारण हो। और एपोप्टोसिस क्या होता है? यदि प्रोग्राम जेल डेथ हो, जिसे अक्सर कोशिका मृत्यु कहा जाता है। कोशिकाओं की डेथ होने के कारण यदि मृत्यु हो तो उसे एपोप्टोसिस कहते हैं। परंतु जो कंपटीशन एग्जाम में होता है अक्सर नेक्रोसिस को ही सामान्य रूप से पूछ जाता है। तो ऑप्शन में ध्यान रखना, नेक्रोसिस यदि रोग या चोट के कारण यदि मृत्यु हो तो उसको क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। पौधों में पत्तों के माध्यम से जल के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? पौधों में जो पत्तियों के माध्यम से जल का जो वाष्पीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाने में मदद करता है? देखिए, फलों को पकाने के लिए जो हार्मोन है वो कौन सा होता है? एथिलीन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सिन, एथिलीन होता है। ऑक्सिन हार्मोन क्या काम करता है? पौधे की वृद्धि के लिए काम होता है। जिबरेलिन भी पौधे की वृद्धि के लिए। साइटोकाइन हार्मोन क्या काम करता है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? कोशिका विभाजन को। तो क्वेश्चन आए, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? वो होता है साइटोकाइनिन। और कोशिका वृद्धि के लिए ऑक्सिन और जिबरेलिन हार्मोन है। और पादप में फलों को पकाने में मदद कौन सा हार्मोन करता है? एथिलीन करता है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता है मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। इसको जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेंगू बुखार का वाहक क्या है? अभी आपको बताया था कि डेंगू बुखार का जो वाहक होता है, जो मच्छर होता है वो कौन सा होता है? एडीज एजिप्टी मच्छर होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर किसका होता है? मलेरिया का होता है। तो ध्यान में रखना, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है?
तो प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय से शुरू। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कोशिकांग कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। पावर हाउस से मतलब होता है शक्ति ग्रह। क्या होता है, शक्ति ग्रह। तो कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस कहते हैं। फिर देखिए, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हड्डियों के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओस्टियोलॉजी। जिसका राइट ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, अमाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन और समन्वय नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन और समन्वय नियंत्रित करता है, तो मानव शरीर का कौन सा भाग होता है संतुलन और समन्वय नियंत्रित करता है, वो होता है सेरिबेलम। कौन सा होता है, सेरिबेलम। जिसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आनुवंशिकी इंजीनियरिंग का जनक किसे कहते हैं। देखिए, आनुवंशिकी के जनक तो आप सभी को बताया था कि ग्रेगर मेंडल होता है, परंतु आनुवंशिकी इंजीनियरिंग की जो जनक है वो कौन है, पॉल बर्ग है। कौन है, पॉल बर्ग। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ा जो ग्रंथि यदि पूछे तो वो होती है लीवर या यकृत ग्रंथि। सबसे बड़ी लंबी कोशिका यदि पूछे तो लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, जो कहाँ से निकलती है, मस्तिष्क से, तंत्रिका तंत्र से निकलती है। तो सबसे बड़ी लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर होती है। कौन सी होती है, लीवर, जिसको यकृत कहते हैं। फिर है, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। अभी आपको पहले क्वेश्चन के अंदर भी बताया था कि इंसुलिन जो हार्मोन है वो कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है, वो होता है अग्नाशय ग्रंथि से। कहाँ से होता है, अग्नाशय ग्रंथि से होता है, जिसका काम क्या होता है, शर्करा को क्या करना, नियंत्रित करना। किसको नियंत्रित करना, मानव शरीर के अंदर जो शर्करा है उसको नियंत्रित करने का काम कौन सा हार्मोन करता है, इंसुलिन हार्मोन करता है, जो कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय से स्रावित होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। कौन सा होता है, रतौंधी रोग। और विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, बेरीबेरी। सी से कौन सा होता है, स्कर्वी। और डी से कौन सा होता है, रिकेट्स रोग होता है। तो विटामिन ए, बी, सी, डी के सब चारों के बारे में आपको बता दिया। तो ध्यान में रखना, ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। बी से बेरीबेरी, सी से स्कर्वी। बी से देखो, बी फॉर बे से ही स्टार्ट होता है बेरीबेरी, और बी से बेरीबेरी हो गया। सी से याद करना, सी से स्कर्वी होता है, से सेम होते हैं। एक ए से रतौंधी और डी से रिकेट्स, ये थोड़ा ध्यान में रखोगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। देखिए, कोशिका जो सिद्धांत है वो कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक। इसी प्रकार आपको एग्जाम के अंदर ऑप्शन मिलने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कोशिका सिद्धांत का पूछा है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन देखिए रॉबर्ट हुक की दी है। तो कोशिका सिद्धांत रॉबर्ट हुक ने नहीं दिया था, कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने दिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। इस रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, सफेगनोमैनोमीटर कहते हैं, या इसको रक्तचाप मापी
यंत्र कहते हैं, रक्तचाप मापी यंत्र। तो मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है, मिलीमीटर/Hg होता है। तो रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं? स्फेग्नोमेनोमीटर, या फिर उसको क्या बोलते हैं? रक्तचाप मापी यंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? देखिए, पौधों में क्लोरोफिल के कारण पौधों में पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो क्लोरोफिल भी कहाँ पाया जाएगा? पत्तियों के अंदर पाया जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी। कौन सी होती है? महाधमनी होती है। हृदय से एक धमनी निकलती है और एक सिरा निकलता है। धमनी का काम होता है शुद्ध रक्त को लेके जाना। कौन से रक्त को लेके जाना? शुद्ध रक्त को। और सिरा का काम क्या होता है? अशुद्ध रक्त को लेके जाना। किसका काम होता है? सिरा का काम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है, आरबीसी का मतलब क्या होता है? लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पल्स। तो आरबीसी का जो जीवन काल वो होता है 120 दिन होता है। तो देखिए, डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल कितना होता है? 3 से 5 दिन होता है। और फिर होते हैं प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है वो कितना होता है? 10 दिन का होता है। तो रक्त के अंदर 3 प्रकार की कणिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल कितना? 3 से 5 दिन। और प्लेटलेट्स का होता है 10 दिन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? इनमें से पहचानना है जो बैक्टीरिया जनित जो रोग है वो कौन कौन से हैं। देखिए, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? हैजा भी किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया जनित रोग होता है। टाइफाइड भी किसके द्वारा? बैक्टीरिया के जो खसरा जो होता है वो किसके द्वारा होता है? वायरस जनित रोग है। किसके द्वारा होता है? वायरस जनित होता है। वैदिक टीबी भी किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया जनित। तो बैक्टीरिया जनित रोग नहीं पूछा है, इसका जो राइट ऑप्शन वो क्या हो जाएगा? खसरा, सी ऑप्शन हो जाएगा। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने दी थी? डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना, या जिसको द्विकुंडलित संरचना बोलते हैं, ये किसने दी थी? वाटसन और किसने दी थी? वाटसन और क्रिक ने। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। इसी के साथ जो हमारी बायोलॉजी की जो क्लास थी, वो क्या होती है? कंप्लीट होती है। अभी हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो बायोलॉजी के किए हैं, जीव विज्ञान के किए हैं। अभी नेक्स्ट क्लास हम केमिस्ट्री की करेंगे, फिर हम फिजिक्स की क्लास करने वाले हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन हैं, ध्यान से रखिए। जो कंपटीशन एग्जाम में तीनों के क्वेश्चन आते हैं, तो आपके चतुर्थ कर्मचारी के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे, वो मिक्स क्वेश्चन आएंगे। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 4 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा अवस्थाएं होती है। इसमें आयतन किस में निश्चित होता है? तो द्रव का देखिए आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव को जिस पात्र में डालेंगे वो उसी की शेप ले लेता है, परंतु ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। गैस जो होती है, गैस को जिस पात्र में डालते हैं वो उसके अंदर, पूरे के अंदर फैल जाती है। जैसे वायुमंडल के अंदर खुला छोड़ेंगे तो पूरे वायुमंडल के अंदर फैल जाती है। यदि कमरे के अंदर गैस को खुला छोड़ेंगे तो कमरे के अंदर पूरा फैल जाती है। इसके अंदर जो आयतन इसका निश्चित नहीं होता, ना ही इसका आकार निश्चित होता, परंतु द्रव का जो आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव जितना है उतना ही स्थान घेरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में क्या होता है?
परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो देखिए, परमाणु के जो नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके जो चारों तरफ है वो कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से परमाणु के नाभिक में कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या लगाते हैं? चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो किसका होता है? प्लस का। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन पे किसका चार्ज होता है? माइनस का चार्ज होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी गैस को स्ट्रेंजर गैस किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? स्ट्रेंजर जो गैस है वो किस गैस को कहते हैं? के नाम से कौन सी गैस को जाना जाता है? वो जाना जाता है जेनॉन को। कौन सी गैस को? जेनॉन को। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2 होता है। क्या होता है? H2O होता है। CO2 किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। O से ऑक्सीजन। NaCl का क्या होता है? NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसको क्या बोलते हैं? साधारण नमक भी कहते हैं। तो साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक उत्कृष्ट गैस नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस जो उत्कृष्ट जो गैसें हैं वो कौन कौन सी नहीं है? देखिए, जो आवर्त सारणी के अंदर 18वें वर्ग के जो अंदर आती है, लास्ट में आती है, वो कौन सी होती है? नोबल गैसें कहलाती हैं। देखिए, हीलियम लास्ट में आती है, नियोन भी क्या है? लास्ट में, और जो ऑर्गन भी क्या है? वो लास्ट में है। ये तीनों क्या है? नोबल गैसें हैं। परंतु हाइड्रोजन जो है पहले वर्ग का तत्व है। पहले वर्ग का तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। और हीलियम क्या है? लास्ट में 18वें वर्ग का तत्व है। तो 18वें वर्ग को जो 18वें वर्ग को क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस या नोबल गैसें कहते हैं। 18वें वर्ग के अंदर कौन कौन सी आती है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन। तो ध्यान में रखना, हाइड्रोजन जो उत्कृष्ट गैस है नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? लोहे पर जंग से बचने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? लोहे पर चढ़ाई जाती है जिंक की। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं? गैल्वेनोनाइजेशन कहते हैं। तो देखिए, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हंसाने वाली गैस जिसको लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र होता है, लाफिंग गैस कौन सी गैस होती है? लाफिंग गैस होती है N2O। तो मतलब कि नाइट्रस ऑक्साइड होती है। कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएस स्केल का मान 7 क्या दर्शाता है? पीएस स्केल आप सभी को पता है 0 से लेकर के 14 तक क्या होता है? पीएस स्केल होता है। 20 में क्या होता है? 7 होता है। 7 से जो कम वाले होते हैं वो होते हैं अम्ल। 0 से लेकर के 6.99 तक क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। और 7.1 से लेकर के 14 तक क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो वो 7 वाला क्या होता है? 7 वाला होता है उदासीन, ना अम्ल होता ना क्षार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? सबसे जो हल्का जो तत्व होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो जो पारा आप सभी ने देखा होगा, थर्मामीटर के अंदर पारे का यूज़ किया जाता है, जिसका काम होता है टेम्परेचर को बताना। तो तापमान कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु होती है? वो होती है पारा। तो कमरे सामान्य ताप पर चाकू से जो काटने जाने वाली वो कौन सी होती है? सोडियम धातु होती है। कौन सी होती है? आसानी से कटे जाने वाली वो कौन सी होती है? सोडियम धातु होती है। तो द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? वो होती है पारा होती है।
अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है? अम्ल वर्षा निम्न में से कौन से किन गैसों के कारण होती है? अम्ल वर्षा के अंदर होती है एक तो H2SO4 प्लस में क्या होता है HNO3, मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो देखिए अम्ल वर्षा के अंदर क्या होता है, एक तो H2SO4 होता है और एक HNO3। H2SO4 किस से बनता है? सल्फर डाई ऑक्साइड से बनता है। और HNO3 किन से बनता है? NO2 मतलब कि नाइट्रोजन ऑक्साइड से बनता है। तो H2SO4 बनाने के लिए क्या चाहिए? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने का सोडा, खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए खाने का सोडा होता है NaHCO3, मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोन, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, जो क्या होता है खाने का सोडा कहलाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। हीरा किसका अपरूप है? देखिए कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? 3 अपरूप होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। जो सबसे जो कठोर होता है वो क्या होता है? हीरा होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? चिकना होता है। और फुलरीन की जो आकृति है किसके समान होती है? फुटबॉल के समान होती है। तो हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? वो होता है हीरा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ओजोन परत किस रसायन से नष्ट हो रही है? ओजोन परत देखिए सामान्य रूप से किससे हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रही है। किससे हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या हो रही है? ओजोन परत नष्ट हो रही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम को क्या बोलते हैं? Ca बोलते हैं। कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? CO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या हो गया? CaCO3। CaSO4 का नाम क्या? Ca मतलब कैल्शियम, SO4 का मतलब होता है सल्फेट। तो CaSO4 का नाम क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट। CaCl2 का नाम क्या हो गया? Ca मतलब कैल्शियम, Cl का मतलब क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड। CaO का मतलब क्या हो गया? Ca मतलब कैल्शियम, O का मतलब ऑक्सीजन, तो मतलब कैल्शियम ऑक्साइड किसका नाम होता है? CaO का नाम होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट किसका नाम होता है? CaCO3 का नाम होता है। रसोई गैस LPG का मुख्य घटक क्या है? तो रसोई गैस का जो मुख्य घटक है वो क्या होता है? रसोई गैस का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। धातुएं सामान्यतः होती है। धातुएं जो धातुएं सामान्यतः होती है। तो धातुएं जो है देखिए ऑप्शन है ऊष्मा और विद्युत की कुचालक नहीं होती। ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। क्या होती है? धातुएं ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है? सुचालक। इसका जो राइट ऑप्शन वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? देखिए एक होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। एक रासायनिक परिवर्तन होता है और एक क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। जिसके अंदर हम उस पदार्थ को वापस से बना सकते हैं वो होता है भौतिक, और जिसमें वापस से नहीं बना सकते वो होता है रासायनिक। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जब जलेगी तो एक तो मोम पिघलेगा। ये देखिए ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती है। मोमबत्ती जब जलेगी तो क्या होगा? मोम पिघलेगा। क्या होगा? मोम पिघलेगा।
तो जब मोम पिघलेगा तो इस मोम को हम मोम से मोम बन रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एक तो भौतिक परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। अब ये मोमबत्ती जब जलेगी तो मोमबत्ती जलने से क्या होगा, प्रकाश आएगा। ठीक है, प्रकाश से वापस हम क्या इसमें जो जल रही है उसको लोग को वापस प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो मोमबत्ती, मोम का जो पिघलना है वो एक क्या है, भौतिक परिवर्तन। और मोमबत्ती का मतलब कि जो जल रही है उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का है, भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन मोमबत्ती के अंदर देखने को मिलते हैं। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों, मोम का पिघलना भौतिक है और मोम का जलना क्या एक रासायनिक परिवर्तन है। पानी की स्थायी कठोरता का कारण क्या है, पानी की स्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो पानी की स्थायी कठोरता का कारण क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। तो पोर्टलैंड सीमेंट का जो आविष्कार है वो किसने किया था, जोसेफ एस्पेडिन ने किया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, बॉक्साइट किस धातु का एक अयस्क है, तो बॉक्साइट है एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम। तो राइट ऑप्शन इसका सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच किसका मिश्रण है, तो कांच देखिए किसका मिश्रण है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सोडियम कार्बोनेट का, या सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कांच किसका है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का मिश्रण क्या कहलाता है, कांच कहलाता है। देखिए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, प्राकृतिक जो रबर है वो किसका बहुलक होता है, प्राकृतिक रबर होता है आइसोप्रीन का। किसका होता है, आइसोप्रीन का होता है। तो आइसोप्रीन का बहुलक क्या होता है, प्राकृतिक रबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, गोबर गैस का जो मुख्य घटक है वो क्या होता है, वो होता है मीथेन। क्या होता है, मीथेन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किस, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे वो कौन थे, जे थॉमसन थे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु की यदि बात की जाए तो सबसे अधिक धातु होती है वो होती है पोटेशियम, जिसका प्रतीक क्या होता है, के होता है। फिर आती है उसके बाद सोडियम, फिर उसके बाद आती है कैल्शियम, फिर आती है उसके बाद मैग्नीशियम। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, के ना कार मांगे। तो के ना कार मांगे सबसे अधिक होगी के, वो होगी पोटेशियम, Na का मतलब सोडियम, Ca का मतलब कैल्शियम, Mg का मतलब मैग्नीशियम। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होगी, वो होगी पोटेशियम धातु होगी। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है, वो होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल होता है। तो सिट्रिक अम्ल किस में होता है, नींबू में। लैक्टिक अम्ल किस में होता है, दूध और दही में। फॉर्मिक अम्ल किस में होता है, चिंटी के डंक में। कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित है, परमाणु संख्या पर आधारित है। किस पर आधारित है, परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी,
आधुनिक आवर्त सारणी दी थी मोजले ने। किसने दी थी? मोजले ने दी थी। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए फिटकरी का जो रासायनिक सूत्र, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। क्या होता है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। राइट ऑप्शन इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? वो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोने को घोलने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? सोने को घोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है एक्वा रेजिया, जिसे क्या बोलते हैं? अम्लराज। जिसके अंदर क्या क्या मिक्स होता है? HCl होता है, अनुपात में नाइट्रिक अम्ल होता है, HNO3 होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक के कितने अनुपात होते हैं? 3। और नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है? 1 अनुपात होता है। तो 3:1 का मिश्रण किसका? HCl और HNO3 का क्या कहलाता है? एक्वा रेजिया, जो सोने को घोलने में काम में लिया जाता है। धातुओं को उनके एशकों से निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातुओं उनके एशकों से निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वो बोलते हैं धातु विज्ञान या मेटालर्जी कहते हैं। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन क्या है? देखिए टेफ्लॉन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट के ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो रॉकेट के ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तरल हाइड्रोजन और तरल ही ऑक्सीजन में रॉकेट के ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में एक तो भारी पानी का होता है, एक क्या होता है? ग्रेफाइट का होता है। ए और सी किस क्या हो गए? दोनों हो गए। इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? डी ऑप्शन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एक उपधातु है। निम्न में से एक उपधातु बतानी है कौन कौन सी? सोडियम एक धातु है, तांबा एक धातु है, फ्लोरीन भी एक धातु है, और जो उपधातु वो कौन सी होगी? आर्सेनिक होगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक उपयोग होता है? तो फोटोग्राफी में कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? तो वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड होता है। तो कौन सा होता है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर जिसको क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। CaOCl2 विरंजक चूर्ण होते हैं, इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ जो हमारी जो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चन क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो है फिजिक्स के क्वेश्चन। तो देखिए आगे फिजिक्स के क्वेश्चन। केमिस्ट्री की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य का SI मात्रक क्या होता है? तो कार्य का SI मात्रक बताइए क्या होता है? जूल होते हैं, न्यूटन होते हैं, वाट होते हैं, पास्कल होते हैं। तो कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का SI मात्रक क्या होता है? तो दाब का SI मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, और यह किस नियम का कथन है? ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, तो ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता, ऊर्जा को न नष्ट किया, ऊर्जा हमेशा क्या रहती है? नियत बनी रहती है।
तो ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो न्यूटन की गति का जो पहला नियम है वो क्या है कि न्यूटन की गति का जो पहला नियम है वो है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो क्या रहती है, गतिशील है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो क्या रहती है, स्थिर है। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो क्या रहती है, गतिशील। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहती है जब तक उस पर क्या नहीं करे, बाह्य बल कार्य नहीं करे। जिस प्रकार से एक कोई बॉल है वो लुढ़क रही है, ये लुढ़क रही है, तो इस पर जो पृथ्वी के द्वारा एक घर्षण बल कार्य कर रहा है जिसके कारण वो क्या होती है, रुक जाती है। यदि घर्षण बल न कार्य करे तो बॉल क्या रहती है, लुढ़कती ही रहती है। तो घर्षण बल के कारण रुक जाती है। तो न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहती है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो फिर है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। सदिश का मतलब होता है यदि हम परिमाण के साथ साथ यदि हमारे को दिशा का ज्ञान हो तो वो होता है सदिश राशि। अदिश एक होता है अदिश राशि। परिमाण सिर्फ और सिर्फ परिमाण का ज्ञान हो तो वो होता है अदिश। परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान होता है तो वो होता है सदिश राशि। इनमें से बताना है कि सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि कौन सी नहीं है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण का ज्ञान हो। तो देखिए, वेग बल और त्वरण के अंदर हमारे को दिशा का ज्ञान होता है, परंतु चाल के अंदर हमारे को दिशा का ज्ञान नहीं होता। तो हम क्या लिखते हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से हमारे को पता नहीं चला कि इसमें कौन सी दिशा में ये चाल है। तो इसमें सदिश राशि कौन सी नहीं है, जो चाल है वो सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। तो पानी का जो घनत्व होता है वो कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा को किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। तो विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा होता है, एमीटर यूज़ में किया जाता है। तो बताइए, वोल्टमीटर जो होता है वो किसको मापता है, वोल्टता को मापता है। किसको मापता है, वोल्टता को। और गैल्वेनोमीटर क्या मापता है, देखिए गैल्वेनोमीटर साथ में दिशा का ज्ञान करवाता है। धारा के साथ किसका ज्ञान करवाता है, दिशा का। यदि धारा के साथ दिशा का ज्ञान लेना हो तो कौन सा मीटर यूज़ में करते हैं, गैल्वेनोमीटर। सिर्फ और सिर्फ यदि धारा को मापना हो तो एमीटर, वोल्टता को मापना हो तो वोल्ट मीटर काम में लिया। एक बात इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो ध्यान में रखना, जो एमीटर होता है वो हमेशा कौन से क्रम में लगता है, एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। तो वोल्ट मीटर कौन से क्रम में लगता है, ये लगता है समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समांतर, या जिसको क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम बोलते हैं। कौन सा क्रम बोलते हैं, पार्श्व क्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हॉर्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है। एक जो हॉर्स पावर है, एक एचपी जो है वो कितने वाट होती है, ये होती है 740 वाट के बराबर होती है। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। 1000 वाट किसके बराबर होता है, ये होता है 1 किलो वाट के बराबर होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। ध्वनि जो होती है किस में अधिक, ध्वनि की जो चाल है वो किस में होती है, वो होती है सबसे अधिक ठोस में। किस में होती है, ध्वनि के लिए ध्यान में रखना माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु जो प्रकाश जो होता है, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, निर्वात में। और ध्वनि की चाल किस में होती है, ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। तो ध्वनि के लिए ध्वनि के लिए क्या आवश्यक है, माध्यम की आवश्यकता है, परंतु प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो सबसे जो अधिक होता है तरंगदैर्ध्य वो कौन से रंग का होता है, वो होता है लाल रंग का।
किसका होता है? लाल रंग का। आपने सुना होगा बेजानी है पिनाला, बेजानी है पिनाला। बे से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, है से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और लाल से लाल। तो लाल रंग का जो होता है तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी क्या क्या होता है? सबसे कम होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन धातु का जो गलनांक जो होता है वो क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। वो अधिक ताप देने पर ही वो गलता है, इसलिए विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। प्रकाश का वेग अधिक किस में होता है? अभी आपको बताया था कि प्रकाश का जो वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? निर्वात में होता है। निर्वात से मतलब होता है जहाँ क्या नहीं हो? वायु उपस्थित नहीं हो। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे में किस तार का उपयोग किया जाता है? हीटर में किस तार का उपयोग किया जाता है? हीटर में क्या जाता है? नाइक्रोन तार का। कौन से तार का? नाइक्रोन तार का। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। मानव आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? मानव आंख की रेटिना पर, मानव आंख से देखिए, ये मानव की आंख है, यहाँ पे होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को रेटिना पर आपतित करता है और वो कैसा बनाता है? उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? उल्टा। वास्तविक और आभासी की यदि बात की जाए तो प्रकाश की किरणें यदि वास्तव में जाके मिलती है तो वो वास्तविक होता है, यदि आभास होता है वास्तव में नहीं मिलती है तो वो आभासी होता है। परंतु आँख के अंदर तो प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और कैसा होगा? उल्टा प्रतिबिंब होगा। जिसका राइट ऑप्शन कैसा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष ध्यान में रखना, जो दोष होता है वो हमेशा उल्टा होता है। दूरदृष्टि दोष, दोष कौन सा है? दूरदृष्टि दोष। तो इसको साफ कौन सी वस्तु दिखाई देगी? दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी। तो दूरदृष्टि, दूर की वस्तु को साफ, दूरदृष्टि दोष है, दूर की वस्तु कैसी दिखाई दे रही है? साफ दिखाई दे रही है। और पास की वस्तु जो है साफ दिखाई नहीं दे रही। तो पास की वस्तु को साफ देखने के लिए कौन सा लेंस यूज़ में किया जाता है? उत्तल लेंस यूज़ किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस हो गया? उत्तल लेंस हो गया। न्यूटन की गति का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन की जो गति का जो पहला नियम है वो जड़त्व के नाम से जाना जाता है। तो जड़त्व का नियम क्या है? जब कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहती है, जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया का जो न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। मतलब कि किसी वस्तु को आगे खिसकाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? पीछे धकेलना पड़ता है। जैसे नाव को आगे खिसकाने के लिए, नाव को आगे खिसकाने के नाविक जो होता है वो जल को क्या करता है? पीछे की ओर धकेलता है, जिससे नाव क्या चलती है? आगे चलती है। आपने देखा होगा टायर जो है आगे की तरफ गति करने के लिए सड़क को क्या करता है? पीछे की ओर धकेलता है। तो वो कौन सा नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। बंदूक से जब गोली दागी जाती है तो गोली तो आगे की तरफ जाती है, परंतु बंदूक से किस जो उसके विपरीत दिशा में पीछे की ओर धक्का लगता है। ये कौन सा नियम हो गया? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? ग्रहों की गति के जो नियम है वो किसने दिए थे? वो दिए थे केपलर ने। किसने दिए थे? केपलर ने। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, देखिए विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलना है? यांत्रिक ऊर्जा। जनरेटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है,
परंतु जो मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करती है, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करने वाला उपकरण कौन सा हो गया, विद्युत मोटर हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तापमान का जो एसआई मात्रक जो होता है, तापमान का जो एसआई मात्रक वो क्या होता है, वो होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत किस से संबंधित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत वो किससे संबंधित है, वो है उत्प्लावन बल से। किससे संबंधित है, उत्प्लावन बल से है। इसका जो राइट ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाए। उत्प्लावन बल क्या कहता है, यदि कोई वस्तु जल से, मतलब कि जब कोई वस्तु है उसमें जल के द्वारा ऊपर की तरफ जो बल लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाया जाता है। कौन सा बल कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। तो उत्प्लावन बल क्या होता है कि वस्तु जो है, वस्तु के द्वारा हटाया गया जो जल है, ये वस्तु है, यदि इस वस्तु के द्वारा हटाया गया जो जल है वस्तु के भार से, यदि कम हो तो वस्तु नीचे की तरफ गति करती है। यदि वस्तु के द्वारा हटाया गया जो जल है वस्तु के भार से यदि कम हो तो वस्तु क्या ऊपर की तरफ गति करती है, ऊपर की तरफ बल लगता है, जिसे कौन सा बल कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। मतलब कि एक वस्तु है वो जल के अंदर गिराया जाता है, जल में गिराने के बाद यदि वस्तु के जल में गिराने पर यदि वो वस्तु जल को हटा रही है, वो कितना जल हटा रही है, वस्तु के भार से यदि कम हटा रही है जल, तो वो क्या होता है, वस्तु डूब जाती है। यदि वो अधिक हटा रही है तो वस्तु ऊपर की तरफ तैरती है। एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर तेजी से जाती है तो व्यक्ति का आभासी भार। देखिए, एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर तेजी से जाती है तो व्यक्ति का जो ऊपर की तरफ जाने पर व्यक्ति का जो आभासी भार है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो देखिए, आकाश का जो नीला रंग है, रंग का जो कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका आंसर रहेगा प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण रहेगा, प्रकीर्णन के कारण रहेगा। यदि कोई घटना पूछी जाए, जैसे कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है, या पानी में रखी हुई पेंसिल थोड़ी जो उसकी नोक है वो टेढ़ी दिखाई देती है, तो वो होता है अपवर्तन के कारण। या परंतु रंग का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कौन सा, उसका आंसर जो वो क्या रहेगा, प्रकीर्णन आंसर रहने वाला है। ट्रांसफॉर्मर का क्या कार्य है। तो ट्रांसफॉर्मर का क्या कार्य है, ट्रांसफॉर्मर का क्या कार्य है। देखिए, डीसी वोल्ट तक एसी वोल्ट तक में बदलता है, नहीं। एसी वोल्ट तक डीसी में बदलता है, नहीं। तो ट्रांसफॉर्मर जो आप सभी को पता है कि एसी जो वोल्टेज आती है उसको बढ़ाने या घटाने का काम कौन करता है, ट्रांसफॉर्मर करता है। इसका जो राइट ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रडार करता है रेडियो तरंगों पर। कौन सी तरंगों पर, रेडियो तरंगों पर कार्य करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन सी परत अवशोषित करती है। सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, ओजोन परत जो होती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ये कौन से परत में है, कौन से मंडल में है, समताप मंडल में है। और ओजोन परत नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है, CFC गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पेरिस्कोप जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पेरिस्कोप करता है प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। वाहनों को पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, देखिए वाहनों में साइड में एक दर्पण लगा होता है, पीछे से जो बड़े व्हीकल आते हैं
उनको छोटा करके देखना होता है। तो छोटा देखने के लिए उत्तल दर्पण यूज़ में किया जाता है। अवतल दर्पण जो होता है वो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, और जो बड़ी चीज़ों को छोटा करके कौन दिखाता है, उत्तल दर्पण ही दिखाता है। तो पीछे दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज़ में लेते हैं, उत्तल दर्पण काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनमो का मुख्य कार्य क्या है। डायनमो का जो मुख्य कार्य है वो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या। अपेक्षित घनत्व की इकाई जो है वो देखिए क्या होती है। अपेक्षित घनत्व किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या ग्राम प्रति मीटर क्यूब, या इसकी कोई इकाई नहीं होती, या पास्कल होती है। तो अपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। तो ये क्या होता है, अपेक्षित घनत्व क्या होता है, मात्रक हीन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। ध्वनि की तीव्रता जो है वो किससे मापी जाती है, वो मापी जाती है डेसिबल में। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क शेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है। एक सामान्य शुष्क शेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो ये होता है, क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड पेस्ट होता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, देखिए ये होता है विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज के अंदर बाहर से ऊर्जा आती है, और जो अधिक ऊर्जा आने पर ये इसके अंदर जो लगा हुआ तार जो होता है वो ताप के कारण क्या होता है, पिघल जाता है, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति आगे क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो विद्युत फ्यूज कौन सिद्धांत पर कार्य करता है, तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त क्या है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त देखिए क्या होती है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त यदि हम इसको समझे तो देखिए, ये है कोई तल, इसको तीन कंडीशन से समझ सकते हैं, 1, 2 और 3। ये तीन कंडीशन है। देखिए, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण आ रही है और वापस दूसरे माध्यम में जा रही है। ये होता है आपतन कोण, और ये हो गया परावर्तन कोण। ये तो क्या हो गया, परावर्तन की घटना। यदि आपतन कोण के मान को यदि हम बढ़ा दें, तो आपको पता है कि आपतन कोण के मान को बढ़ाएंगे तो परावर्तन कोण का भी मान बढ़ेगा। यदि आपतन कोण के मान को बढ़ा दें कि जो अपवर्तित जो किरण है वो अभिलंबवत हो जाए, इस प्रकार से चली जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रांति कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रांति कोण बोलते हैं। अब यदि क्या होगा कि प्रकाश से आने वाली जो ये आपतन कोण है, इसके मान को यदि हम पहले तो इतना था, तो ये अपवर्तन कोण का मान इतना था। यदि आपतन कोण के मान को यदि हमने बढ़ा दिया तो ये क्या होगा, अभिलंबवत होगी। अभिलंबवत होगी तो इसको बोलते हैं क्रांति कोण। यदि आपतन कोण के मान को और बढ़ा दें, जिससे क्रांति कोण से भी मान क्या हो जाए, ज़्यादा प्राप्त हो जाए, तो ये वापस उसी माध्यम में क्या हो जाती है, परावर्तित। तो इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस घटना को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो देखिए, इसका जो क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, आपतन कोण का मान है वो क्रांति कोण से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, या प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है, आपतन कोण का जो मान है वो क्रांति कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपतन कोण क्रांतिक मोड़ से अधिक होनी, एक शर्त तो बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो, और देखिए इसका प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। तो देखिए परावर्तन की घटना में तो यही होता है कि प्रकाश का जो माध्यम है वो चेंज होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा ध्यान में रखना, यदि ये चारों ऑप्शन को बराबर में पढ़ के फिर ही उसका आंसर करना है, इस प्रकार से कोई मिस्टेक ना हो जाए आपसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति को अपनी पूरी छवि देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? एक व्यक्ति को समतल दर्पण में यदि छवि देखनी है तो अपनी ऊंचाई का आधा 1/2 उसके सामने क्या होना चाहिए? समतल दर्पण होना चाहिए। तो व्यक्ति की ऊंचाई की क्या होनी चाहिए? आधी जो है दर्पण की जो ऊंचाई होनी चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग का कितना भाग पानी की सतह से ऊपर रहता है? तो कितना रहता है? समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग का कितना भाग पानी की सतह से ऊपर रहता है? तो वो रहता है 1/4। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। जेसी बोस ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो जेसी बोस ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? जेसी बोस ने दिया था रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स में दिया था। तो जेसी बोस ने कौन से क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स में दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर किस वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो चंद्रमा पर वस्तु का कितना रह जाता है? 1/6 रह जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु जो बम है वो किस नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका? क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष के अंदर देखिए परावर्तन की घटना भी होती है, अपवर्तन की भी होती है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की भी होती है। तो इंद्रधनुष में तीनों प्रकार की घटना होती है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? डी ऑप्शन हो जाता है। तो उपरोक्त सभी, इसी के साथ हमारे फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। तो ये साइंस की जो क्लास रही है आपकी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रही है। इसमें से आपको हूबहू जो पर्सन है वो देखने को मिलेंगे आपके चतुर्थ कर्मचारी एग्ज़ाम के अंदर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी क्लास में से आपको मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।